हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 2A रेंकाइन साइकिल लेक्चर नंबर 2। अब तक हम 40 लेक्चर्स देख चुके हैं। ओके। और थोड़ा सा रिमाइंड करूं, लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि इस बार AKTU MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन कराने वाला है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर होगा। 1.5 आवर 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे थ्योरी डेरिवेशन के फाइनल एक्सप्रेशन से, और शॉर्ट न्यूमेरिकल आएंगे फार्मूला बेस्ड। 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स बनते हैं। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, ये सिलेबस था अप्लाइड थर्मो का। यूनिट 1 में फ्यूल से हैं एंड आईसी इंजन, यूनिट 2 में वेपर पावर साइकिल एंड फ्यूल एंड कंबशन, यूनिट 3 में बॉयलर एंड कंडेंसर, यूनिट 4 स्टीम एंड गैस नोजल एंड स्टीम टरबाइन, यूनिट 5 गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्शन। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 2 वेपर पावर साइकिल। ओके, वेपर पावर साइकिल के अब तक हम 40 क्वेश्चंस देख चुके हैं रेंकाइन साइकिल के। ओके, लेक्चर नंबर 1 आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ आ जाएं लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंपल रेंकाइन साइकिल एंड कॉर्नॉट साइकिल रिस्पेक्टिवली ऑन टीएस डायग्राम। आपको सिंपल रेंकाइन साइकिल और कॉर्नॉट साइकिल बताना है। ओके, तो यहाँ पर एक डायग्राम में आपको बताता हूँ। ये दोनों ही डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो ये भी रेंकाइन साइकिल का डायग्राम है, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर रेंकाइन साइकिल, एंड दिस इज फॉर कॉर्नोट साइकिल। ओके, तो रेंकाइन साइकिल का ये डायग्राम बिल्कुल सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ है कि टरबाइन के इनलेट पे स्टीम ड्राई एंड सेचुरेटेड है, यहाँ टरबाइन के इनलेट पे स्टीम सुपर हीटेड है। ओके, 1 2 3 एंड 4। अगर इसको किसी एक डायग्राम को कॉर्नो साइकिल से कंपैरिजन करते हैं, ये बाद में हम देखेंगे और भी। तो आपको पूछा हुआ है कि कॉर्नो साइकिल और रेंकाइन साइकिल का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ अगर ध्यान से देख रहे हो तो एरो की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और इसमें भी एरो की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है पावर जनरेटिंग डिवाइसेस। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना पावर जनरेटिंग डिवाइसेस। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो रेंकाइन साइकिल मतलब रेंकाइन साइकिल एंड कॉर्नो साइकिल, रेंकाइन साइकिल एंड कॉर्नो साइकिल बोथ आर पावर जनरेटिंग डिवाइसेस। दोनों की साइकिल क्लॉकवाइज होगी। तो ये रेंकाइन का रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज रेंकाइन रेंकाइन साइकिल, एंड दिस इज कॉर्नो कॉर्नो साइकिल। ओके, ये तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो ऑप्शन गलत है दोनों ही। ओके, करेक्ट आंसर 1 एंड 2, रेंकाइन साइकिल 1 एंड कॉर्नो साइकिल 2 क्लॉकवाइज है। ओके, ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है ना पावर जनरेटिंग। ओके, एंटी क्लॉकवाइज है ना कि पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल। लिख देता हूं मैं। ओके, क्लॉकवाइज आपको दिखाता है पावर जनरेटिंग, एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल, जबकि रेंकाइन और कॉर्नोट दोनों पावर जनरेटिंग साइकिल है। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 42, रेंकाइन साइकिल ऑपरेटिंग ऑन लो प्रेशर लिमिट्स P1 एंड हाई प्रेशर लिमिट P2, P1 और P2 के बीच में काम करता है, हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी देन द कॉर्नो साइकिल। आपको यह पता लगाना है कि रेंकाइन साइकिल और कॉर्नो साइकिल का प्रेशर रेशियो अगर सेम कर दे हम तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जनरली बच्चा क्वेश्चन मार्क पे टिक करता है, किस पे? कॉर्नो साइकिल की। लेकिन यहाँ पर प्रेशर लिमिट है ना, प्रेशर लिमिट्स, इस बात पर ध्यान देंगे आप, प्रेशर लिमिट। सो एक्सप्लेनेशन आप पहले देखिए। कॉर्नो साइकिल में कंप्रेशन वेट रीजन में होता है। यहाँ पर देखिए कॉर्नो साइकिल, देखिए कॉर्नो साइकिल अगर हम ये बात करें, दिस इज रेंकाइन साइकिल, दिस इज रेंकाइन साइकिल एंड दिस इज कॉर्नो साइकिल। ओके, कॉर्नो साइकिल।
तो कॉर्नो साइकिल में पंप का, ये पंप का इनलेट है 1, दिस इज 0.2, 0.3 एंड 0.4। ओके, 1 से लेकर के 2 पंप, 2 to 3 बॉयलर, 3 to 4 टरबाइन, स्टीम टरबाइन एंड 4 to 1 इज कंडेंसर। ओके, तो जब आप सेम प्रेशर रेशो के बीच में काम करते हैं तो एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कॉर्नो साइकिल से ज्यादा होगी। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये इधर में रैंकाइन लिखा मैंने, इधर कॉर्नो लिखा, ठीक है। हीट सप्लाई, दोनों की बात करें, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्शन। देखिए हीट सप्लाई, अगर आप रैंकाइन की बात करते हैं, रैंकाइन में जो हीट सप्लाई होगी, ये रैंकाइन साइकिल है और कांस्टेंट प्रेशर की लाइन से है, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन से है, प्रेशर इज कांस्टेंट। देखो पूरी लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर की बात करें तो पहले टेम्परेचर बॉयलर में बढ़ रहा है, बॉयलर में बढ़ रहा है, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन अगेन टेम्परेचर विल इंक्रीज, है ना। सेम सिमिलर अगर हम बात करें कॉर्नो साइकिल की, इसमें भी कांस्टेंट प्रेशर की लाइंस हैं, ये प्रेशर कांस्टेंट है, ये बॉयलर प्रेशर है, ऊपर बॉयलर प्रेशर, ये क्या है, कंडेंसर का प्रेशर है, कंडेंसर प्रेशर। आप देख रहे हैं कि पंप को वेट रीजन से लिक्विड को उठाना पड़ रहा है ना, और 0.2 से लेकर के 3 तक बॉयलर में हीट एडिशन हो रही है, प्रेशर तो कांस्टेंट है ही है, साथ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ओके, और यहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हीट सप्लाई की रैंकाइन साइकिल की बात जब हम करते हैं तो सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट कहेंगे, हीट रिजेक्शन भी प्रेशर कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि मान लो यहाँ पर कंडेंसर स्टार्ट होता तो टेम्परेचर ड्रॉप होता, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। जबकि कॉर्नो साइकिल की जब आप बात करते हो तो हीट सप्लाई विल टेक प्लेस एट प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट पे हम स्ट्रेस करते हैं, और बिल्कुल हीट रिजेक्शन होगा प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ये मेन इसमें बात है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। पंप वर्क की बात करें, पंप वर्क रैंकाइन का बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू पंप वर्क कॉर्नो। क्यों? क्योंकि पंप वर्क यहाँ देखिए, कॉर्नो रैंकाइन साइकिल में कम पंप वर्क करना पड़ रहा है, और कॉर्नो में वेट रीजन से उठा रहे हैं लिक्विड को, मतलब इसमें वाटर भी है और वेपर भी है, और जब पंप को आप वेपर दे दोगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ओके, टरबाइन वर्क में ज़्यादा फर्क नहीं आता, टरबाइन वर्क में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, दोनों के सेम है ना, टरबाइन वर्क ऑलमोस्ट सेम होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और रही बात हीट सप्लाई की, हाँ हीट सप्लाई में फर्क आएगा। हीट सप्लाई रैंकाइन साइकिल में कम, मतलब रैंकाइन साइकिल में ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगी, और हीट सप्लाई कॉर्नो में कम करना पड़ेगी, डिक्रीज, मतलब कम हीट सप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि और हाई टेम्परेचर पे है। मीन टेम्परेचर भी इसका, मीन टेम्परेचर इसका लो होता है और इसका मीन टेम्परेचर हाई होता है। तो सेम प्रेशर रेशो की जब आप बात करते हो तो आपने दिमाग में रखना है कि सेम प्रेशर रेशो पे एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल की ज़्यादा होगी कॉर्नो साइकिल से, और सेम टेम्परेचर लिमिट्स में जब आप बात करते हैं तो एफिशिएंसी कॉर्नो की ज़्यादा होगी रैंकाइन साइकिल से, है ना। क्योंकि मीन टेम्परेचर है वो, मीन टेम्परेचर जो कॉर्नो साइकिल का है वो ज़्यादा है ना, कॉर्नो साइकिल का मीन टेम्परेचर ज़्यादा है। क्योंकि तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिला है, रैंकाइन साइकिल
Rankine cycle operates on low pressure limit of P1 and P2 and high pressure limits of P2 has higher thermal efficiency than the Carnot cycle operating between same pressure limit। से ये याद रखना है, जब सेम टेम्परेचर लिमिट की बात होगी तो Carnot साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ये ऐसा क्यों होता है? जब सेम प्रेशर लिमिट्स में दोनों साइकिल को हम कंपेयर करते हैं तो पंप वर्क को कंसीडर अगर आप करें तो पंप वर्क Carnot साइकिल का बहुत ज्यादा होता है, यही चीज इसमें लिखा हुआ है। ओके, ये एक्सप्लेनेशन आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द एफिशिएंसी ऑफ Carnot साइकिल में बी इक्वल्स टू एनी वन ऑफ द 4 साइकिल रनिंग बिटवीन सेम 2 टेम्परेचर लिमिट्स, विच वन इज इट? रैंकाइन साइकिल, सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया है ना कि अगर ऐसा होता है सेम टेम्परेचर लिमिट्स में Carnot साइकिल की एफिशिएंसी रैंकाइन से ज्यादा होती है, लेकिन आइडियल रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो Carnot के इक्वल हो सकती है सेम टेम्परेचर लिमिट्स में अगर काम करे। करेक्ट आंसर इज ए। और अगर आपको बेस्ट चूज करना है सेम टेम्परेचर लिमिट्स में तो Carnot साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, है ना, Carnot या Carnot जो भी हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ना, ये आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ये दोनों ही रैंकाइन साइकिल के डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 44 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल वर्किंग विद इन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैज हाईएस्ट वर्क रेशियो? वर्क रेशियो क्या होता है? देखिए, वर्क रेशियो होता है W नेट डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई द टर्बाइन, और W नेट होता है वर्क डन बाई द टर्बाइन माइनस वर्क ऑफ द पंप वर्क डिवाइडेड बाई W टर्बाइन, है ना। अभी अभी हमने देखा था, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि पंप वर्क ऑफ रैंकाइन is very less than the pump work of Carnot। जब Carnot का पंप वर्क ज्यादा होगा तो वर्क रेशियो रैंकाइन का भाई टरबाइन का वर्क तो सेम आ रहा था, है ना। कोई डायग्राम मैं आपको बताया हूं तो कुल मिलाकर के हमें पता लगता है, इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क रेशियो, फिर इस इक्वेशन को देखते हुए आपको क्या पता लग रहा है कि पंप वर्क अगर बढ़ेगा तो वर्क रेशियो घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पंप वर्क की वैल्यू अगर हम Carnot की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वर्क रेशियो कम होगा। सो वर्क रेशियो ऑफ रैंकाइन साइकिल इज ग्रेटर देन दी वर्क रेशियो ऑफ Carnot साइकिल। बात क्लियर है? सो करेक्ट आंसर आपको क्या बताना था कि किसका हाईएस्ट होगा वर्क रेशियो रैंकाइन साइकिल का। उसका कहने का मतलब ये जूल और ऑटो और ये सब डाल दिया, उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। Carnot साइकिल और रैंकाइन, यहाँ पर वर्क रेशियो हम जो है जनरली रैंकाइन साइकिल में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, इससे पहले अगर मैं दिखाऊं आपको, मैंने यहाँ पर दिखाया है, देखो ये आप देख सकते हैं, पंप वर्क Carnot साइकिल में, रैंकाइन साइकिल में पंप वर्क बहुत कम होता है, यहाँ पे भी लिखा था, और पंप वर्क Carnot में बहुत ज्यादा होता है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें लिक्विड को पंप करना है, और टरबाइन वर्क दोनों का ऑलमोस्ट सेम है अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, आंसर विल बी डी, रैंकाइन साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, आपको पूछा है कि स्टीम पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल को ही हम आइडियल क्यों मानते हैं, Carnot को क्यों नहीं? तो ऑप्शन क्या होगा? द रैंकाइन साइकिल हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी। नहीं, एफिशिएंसी तो Carnot की ज्यादा होती है। द रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इक्वल्स टू Carnot साइकिल, ऐसा होता नहीं है। रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी तो सेम टेम्परेचर लिमिट्स में कम होती है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं। द रैंकाइन साइकिल हैज हाईएस्ट वर्क रेशियो, ये तो बात ठीक है, एंड इट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट, इसको इजियर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। सो करेक्ट आंसर इज सी। द Carnot साइकिल गिव्स लोअर टर्बाइन वर्क, ऐसा नहीं है, टर्बाइन वर्क दोनों का सेम होता है, तो ये तो बात ही गलत हो गई। ओके, रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी इसके ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं, लेकिन होती नहीं है। सो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, वर्क रेशियो अभी अभी मैंने बताया, करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। द ग्रुप शोज डिफरेंट हीट एडिशन प्रोसेस इन पावर साइकिल में हीट एडिशन प्रोसेस
ग्रुप 1 में क्या दिया है, हीट एडिशन प्रोसेस, ये है हीट एडिशन प्रोसेस। लाइकवाइज ग्रुप 2 शोज दी डिफरेंट हीट रिमूवल प्रोसेस, ये हीट एडिशन का है, एंड दिस इज हीट रिजेक्शन, ये हीट रिजेक्शन का है। आपको सेट बनाना है कि रैंकाइन साइकिल का 1 2 3 के रिस्पेक्ट में, तो 1 में हीट सप्लाई, ऐसे हम लिख लें हीट सप्लाई, और दूसरी तरफ हीट रिजेक्शन। ओके, अभी हमने पढ़ा था रैंकाइन साइकिल में जो हीट सप्लाई होती है, शायद कोई डायग्राम मैंने डाला हो इसमें, ये आप इसमें थ्योरी देख सकते हैं। कॉर्नोट साइकिल में हीट एडिशन कंप्रेशन क्या होता है, हीट एडिशन क्या होता है, एक्सपांशन क्या है, हीट रिजेक्शन क्या है, ये मैंने सीक्वेंस में दे दिए है। कॉर्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, आप देखते चले जाएंगे। ये क्या है, मतलब यहां से मैं लिख भी देता हूं, कंप्रेशन, हीट सप्लाई, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन। तो डुअल का देख सकते हैं, स्टिरलिंग का देख सकते हैं, इरिक्शन का देख सकते हैं, एटकिंसन साइकिल का भी देख सकते हैं, ये मैंने डाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है रैंकाइन साइकिल में जो हीट सप्लाई होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, पी, हीट सप्लाइड पी। इनमें से देखना है, यहाँ पे भी एस। हीट रिजेक्शन किस पे होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑटो साइकिल की बात करें, ऑटो साइकिल मतलब ये 1 के रिस्पेक्ट में, यहाँ 2 के रिस्पेक्ट में हीट सप्लाई। ऑटो साइकिल में हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन बोथ आर टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी क्यू एंड टी, तो ये हो जाएगा क्यू एंड टी। बाकी तो आपको ऑप्शन मिलने लग गए होंगे धीरे धीरे, जो आपकी नॉन साइकिल है उससे फाइंड आउट करें, जिन साइकिल के बारे में आप जानते हैं। कॉर्नो में जो हीट सप्लाई होता है वो आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट यानी आर, तो यहाँ पे क्या आएगा आर, और यहाँ पे क्या आ गया यू। ओके, डीजल साइकिल में हीट सप्लाई जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, दैट इज पी, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई पी, एंड हीट रिजेक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी टी, है ना, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ब्रेटॉन साइकिल में हीट सप्लाई होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर मतलब पी, और हीट रिजेक्शन टेक प्लेस आल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर एस, है ना। क्वेश्चन में आंसर चूज करिए। 1 का पी एस कहाँ कहाँ है, 1 का ये रहा पी और एस है, पी और एस है, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब इन दोनों में देखें, क्यू एन टी, क्यू एन टी कहाँ है, ये रहा क्यू एन टी, और ये आंसर यहाँ पर गलत है। सो करेक्ट आंसर इज बी, है ना। बाकी शायद आगे आपको करना भी नहीं पड़ता, इतने में ही, या नॉन साइकिल सर्च करते कि रैंकाइन साइकिल का पता है, कॉर्नो का पता है, ब्रेटॉन का पता है, क्योंकि ये आपके ढंग से सिलेबस में भी है। हालांकि कॉर्नोट और डीजल, ऑटो डीजल और डुअल साइकिल भी है आपके सिलेबस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करेक्ट आंसर इज बी। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, है ना, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, सुपर हीट रैंकाइन साइकिल। ध्यान दीजिएगा, सुपर हीट रैंकाइन साइकिल का मतलब क्या है कि बॉयलर जो स्टीम बना रहा है वो सुपर हीटेड स्टीम ऑलरेडी है, आपको सुपर हीटर नहीं लगाना है। और इसमें आपको पूछा है कि फीड पंप से स्टार्ट है, फीड पंप यानी ए से स्टार्ट है, तो 1 से लेकर के 2 तक क्या है, सॉरी ए से लेकर के बी तक, दिस इज पंप, ये क्या है पंप। ओके, और आपको पूछा है द fluid flow up to the boiler exit is represented by straight line। आपको बॉयलर ये बताना है कि बॉयलर का एंड पॉइंट कहाँ होगा, तो B से लेकर के D तक पूरा बॉयलर है, बॉयलर क्योंकि सुपर हीट साइकिल है, सो दिस इज बॉयलर, सॉरी बॉयलर, है ना। आपको बॉयलर बताना था, तो ए बी सी डी ई बॉयलर है, क्योंकि ये तो क्या है, वर्क डन बाय द टरबाइन, एंड दिस इज हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर, कंडेंसर, ये है हीट सप्लाइड इन द बॉयलर, हीट सप्लाइड इन द बॉयलर। आपको पूछा है कि बॉयलर का एग्जिट पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए बी सी डी और ई एंड पॉइंट होगा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, करेक्ट आंसर इज डी। इस क्वेश्चन को पूछने का सिर्फ एक ही मकसद था कि सुपर हीट रैंकाइन साइकिल बोल दिया, अगर सुपर हीट रैंकाइन साइकिल नहीं बोलता, रैंकाइन साइकिल बोलता, तो पॉइंट डी पे बॉयलर हो जाता और डी से ए सुपर हीटर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करेक्ट आंसर डी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द इफेक्ट
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम ऑन एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल? रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी पे सुपर हीटिंग का क्या फर्क पड़ेगा? ये देखिए, अगर आप सुपर हीट नहीं करते तो यहाँ से टरबाइन एंड हो जाता, मतलब टरबाइन का एंड स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। सुपर हीट करा तो टरबाइन का स्टार्ट पॉइंट ये रहा 3 डैश और टरबाइन का एंड पॉइंट 4 डैश। तो ड्राइनेस फ्रिक्शन तो भाई साहब बढ़ गया। देखिए जरा, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन सुपर हीट, ये गलत बात है। आपको क्या पता लगाना है कि क्या इफेक्ट होगा सुपर हीट का, ये तो गलत बात है। सुपर हीटिंग करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि स्टीम के इन टरबाइन के इनलेट पे स्टीम मोर ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होगी। एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सुपर हीट ऑफ स्टीम, बिल्कुल सही बात है ये। एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज नॉट अफेक्टेड बाई, फालतू की बातें हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी, एफिशिएंसी बढ़ाता है। आगे और भी क्वेश्चन है इससे रिलेवेंट, देखें। What is the effect of increase in pressure at which heat is added on the pump work in the Rankine cycle? अगर आप बॉयलर, मतलब बोल रहा है कि हीट एडिशन के प्रेशर को बढ़ाते हैं, मतलब बॉयलर के प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो पंप के वर्क पर क्या फर्क पड़ेगा? देख लो, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। जब आप हीट एडिशन कर रहे थे तो बॉयलर का प्रेशर पहले ये था, है ना, ये क्या है, बॉयलर प्रेशर, बॉयलर, ये बॉयलर का प्रेशर है। और यहाँ पे बॉयलर के प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, ये बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। पहले ये वाला प्रेशर था, है ना, यहाँ 1 2 और 3 एंड 4, नया मैंने ले लिया 1 2 डैश 3 डैश। तो आप देख सकते हैं क्या है, बॉयलर प्रेशर बढ़ाने से पंप वर्क तो बढ़ गया। देखो, इतना पंप वर्क आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा, है ना, इतना पंप वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ा। यही पूछा है, द पंप वर्क इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ हीट एडिशन। पंप वर्क इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ है, द पंप वर्क डिक्रीज, नहीं, पंप वर्क डज नॉट चेंज, पंप वर्क आइदर इंक्रीज। करेक्ट आंसर इज ए, पंप वर्क बढ़ जाएगा। यहाँ डायग्राम से आपको क्लियर है। आगे देखें, करेक्ट आंसर ए। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पूरी एक पीडीएफ फाइल अपने से बना लीजिए स्कैनर में जा करके, ये आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन द प्रेशर एट विच हीट इज एडेड इन रैंकाइन साइकिल इंक्रीजेज द मॉइस्चर कंटेंट एट द टर्बाइन एग्जॉस्ट। व्हेन द प्रेशर एट हीट एडिशन इंक्रीजेज, अभी तो मैंने बताया, देखो इसी डायग्राम के साथ, अगर आप बॉयलर के प्रेशर को बढ़ा देते हैं, अभी जैसे मैंने बताया था, प्रेशर ऑफ द बॉयलर, ये भी क्या है, प्रेशर ऑफ द बॉयलर, लेकिन आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक। प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ मैंने पॉइंट के नाम दिए थे, दे देता हूं, 1 2 1 2 3 1 2 3 एंड 4 जो साइकिल है वो क्या है, नॉर्मल साइकिल। उसके बाद हमने बॉयलर के प्रेशर को बढ़ाया, जैसे इसने कहा कि हीट एडिशन के प्रेशर को बढ़ाओ, तो हमने बढ़ाया तो देखा पंप वर्क बढ़ गया। दूसरा, अब ये मॉइस्चर की बात कर रहा है, तो मॉइस्चर कंटेंट देख लो। पहले मॉइस्चर कंटेंट ये था यहाँ पर, तो x4 मॉइस्चर कंटेंट अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो दिस इज 0.9, मतलब 90% स्टीम है, स्टीम है, मतलब 10% क्या है, वाटर, 10% वाटर। और 10% वाटर का मीनिंग आप समझ रहे हैं क्या है, 10% वाटर का मीनिंग है 10% मॉइस्चर, मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जांपल ले लूं कि ये x की वैल्यू होगी 0.8, तो यहाँ पे 20% क्या है, मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 20%, मास ऑफ स्टीम इज 80% एंड मास ऑफ वाटर इज 20%। 20% का मतलब क्या है, मॉइस्चर। तो जब आप हीट एडिशन प्रोसेस में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट एट द टरबाइन एग्जॉस्ट विल इंक्रीज, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, है ना। मॉइस्चर का मतलब क्या है, मॉइस्चर का मतलब है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वाटर बढ़ जाएगा, इंक्रीज। करेक्ट आंसर इज ए। कंसेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम में क्वेश्चन घूम करके आएगा तब भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
यहाँ पर ये तीनों का एक साथ मैंने दिखा दिया। सुपर हीटिंग का देख लो, सुपर हीटिंग की वजह से मॉइस्चर कंटेंट, सुपर हीटिंग जितना करोगे मॉइस्चर कंटेंट उतना कम होगा। बॉयलर का प्रेशर यानी कि हीट एडिशन प्रेशर को अगर आप बढ़ाओगे तो देखो ये कर्व अंदर की तरफ आ जाता है, तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते चले जाएगा, स्टीम की क्वालिटी एग्जॉस्ट में खराब होगी। और अगर कंडेंसर के प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्लियर आप देख सकते हैं, कंडेंसर प्रेशर बढ़ाने पर स्टीम एग्जॉस्ट में, जैसे जैसे कंडेंसर का प्रेशर बढ़ाओगे तो स्टीम सुपीरियर रहेगी, है ना, क्लियर है। तो कोरोजन इरोजन के चांसेस कम है, आगे हम बात करेंगे। एरिया कम हो रहा है पर, तो वर्क डन की बात करें तो सुपर हीटिंग की वजह से ओवरऑल वर्क बढ़ेगा, ये ओवरऑल वर्क बढ़ गया, है ना। और अगर बॉयलर प्रेशर बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, फिर भी पॉजिटिव है। और कंडेंसर प्रेशर को कम करोगे तब वर्क डन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंक्रीज द चांस ऑफ कोरोजन ऑफ ब्लेड ऑफ टरबाइन। अभी तो मैंने बताया कोरोजन, अगर आप बॉयलर का प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है 0.9, मतलब, और यहाँ सॉरी ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन एक बार फिर अगर दिक्कत हो तो बता दूं, ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स, ड्राइनेस फ्रिक्शन एक्स जो होता है मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर, ये होता है। वाटर का मतलब क्या है, मॉइस्चर, मॉइस्चर, जब मॉइस्चर बढ़ेगा तो कोरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंक्रीज द चांस ऑफ कोरोजन ऑफ ब्लेड ऑफ टरबाइन, है ना। डिक्रीज इन प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस घटाओगे तो क्या होगा, देखो प्रेशर डिफरेंस, किसका प्रेशर डिफरेंस, ये वाला प्रेशर डिफरेंस समझिएगा, कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर एंड दिस इज बॉयलर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर, है ना, ये भी बॉयलर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर। देख लो, अगर हम प्रेशर डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, किसका, कंडेंसर का प्रेशर, ये कंडेंसर का प्रेशर और ये बॉयलर का प्रेशर, अगर ये बॉयलर होगा मान लो यहां पर जैसे कंडेंसर का प्रेशर 0.05 बार ले लिया, है ना एग्जांपल, और यहाँ पे प्रेशर मैंने ले लिया 30 बार और यहाँ मैंने प्रेशर ले लिया 40 बार, तो प्रेशर डिफरेंस डिक्रीज करोगे, अगर प्रेशर डिफरेंस देखो 30 बार और 0.05 बार के बीच में जब वर्क कर रही साइकिल तो मॉइस्चर कम है ना। यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना है 10%, और यहाँ पे मास ऑफ सॉरी ये 0.8 है ना 0.8, यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना है 20%, तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही कोरोजन के चांसेस कम है, वाटर ब्लेड्स पे जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। तो आपको पूछा है डिक्रीज, डिक्रीज इन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन विच द रैंकाइन साइकिल ऑपरेट्स, चांस ऑफ इंक्रीज द चांस ऑफ कोरोजन, चांस ऑफ कोरोजन कब होगा, इंक्रीज, इंक्रीज चांस ऑफ कोरोजन जब प्रेशर डिफरेंस बढ़े, इंक्रीज द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बढ़ाओगे तो चांस ऑफ कोरोजन विल इंक्रीज, है ना। तो करेक्ट आंसर इज बी, क्लियर है। यहां ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, बता दे रहा हूं, लेकिन कुछ और लैंग्वेज घूम करके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द मैक्सिमम कंटेंट, what is the maximum content of moisture allowed at the turbine exhaust in the steam power plant। 15% तक हम अलाउड करते हैं, ऐसा हम मान करके चलते हैं, यहां से लेकर के यहां के बीच में 15% तक ही होना चाहिए, है ना, यहाँ ये बीच में इसके बीच में आना चाहिए, तो 15% तक अलाउड होता है, मतलब मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर एट टर्बाइन एग्जॉस्ट, इस पॉइंट पे पूछ रहा है 4 डेज पे, 4 डेज पे पूछ रहा है, तो मास ऑफ वाटर, इसका कहने का मतलब है 15%, मतलब कितने परसेंट तक, मास ऑफ स्टीम इक्वल्स टू 85%, टरबाइन के एग्जॉस्ट पे 85% तक स्टीम होनी चाहिए तब सही है, मतलब 90% स्टीम रहे, बहुत कम, मतलब हम नहीं चाहते कि टरबाइन की ब्लेड्स पे वाटर स्ट्राइक करे जिससे कोरोजन और इरोजन दोनों हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करेक्ट आंसर इज डी, यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, डी।
क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग? रीहीटिंग का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग ऑन स्टीम पावर प्लांट, पहला है नेट वर्क आउटपुट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट डिक्रीजेस विद रीहीट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हीट एडिशन। ऐसा नहीं है, नेटवर्क आउटपुट घटेगा नहीं, बढ़ेगा, है ना। नेटवर्क आउटपुट क्या होता है? डब्ल्यू टर्बाइन, डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू डब्ल्यू टर्बाइन माइनस डब्ल्यू पंप। ओके, पंप वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और नेटवर्क बढ़ेगा, पहले टर्बाइन में वर्क यहां से लेकर के यहां तक हो रहा था विदाउट सुपर हीटिंग, है ना, विदाउट सुपर हीटिंग है, ये रीहीटिंग है बीच में, ये क्या है? रीहीटिंग, रीहीटिंग। ओके, ये रीहीटिंग है। तो रीहीटिंग की वजह से यहां से लेकर के यहां तक टरबाइन ने डबल काम किया, पहले टरबाइन इतना वर्क कर रहा था, उसके बाद इतना। रीहीटिंग करने की वजह से टरबाइन को डबल वर्क मिल रहा है। तो द नेट वर्क आउटपुट, यहाँ पे है ऑप्शन बी, द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट इंक्रीजेस। करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी, नेटवर्क आउटपुट बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस इज नॉट गिवन इन सुपर हीटिंग साइकिल? सुपर हीटिंग साइकिल से क्या क्या एडवांटेज नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, नॉट, है ना, नॉट एडवांटेजेस याद रखना है। सुपर हीटिंग साइकिल देखिए, इसमें दो साइकिल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4, 1 इज रैंकाइन साइकिल विदाउट सुपर हीट, एंड डैश वाली जो साइकिल है वो विद सुपर हीट है। और यहां पर आप क्लियर कर देख सकते हैं कि सुपर हीटिंग की वजह से, इस सुपर हीटिंग की वजह से यहाँ पे ड्राइनेस फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, मतलब मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो गया, और मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होने की वजह से कोरोजन एंड इरोजन दोनों ही, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो गया, है ना, मॉइस्चर डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से कोरोजन एंड इरोजन दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे, ये दोनों ही घट जाएंगे, और टरबाइन की लाइफ बढ़ जाएगी, टरबाइन की लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये बात तो सही है ना। और इरोजन, लेस इरोजन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। आपको गलत आंसर बताना है, बेटर सीलिंग एंड लेस लीकेज। ऐसा नहीं है कि सुपर हीटिंग होने की वजह से लीकेज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए है ना, करेक्ट आंसर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों मैंने आपको दिखा दिया कि विदाउट सुपरहीट एंड विद सुपरहीट, यहाँ भी आप देख सकते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम इज द टीएस डायग्राम ऑफ रैंकाइन साइकिल विद रीहीटिंग। इसमें रीहीटिंग कौन सा है? ये रहा, दिस इज 0.22, दिस इज रीहीटिंग, है ना, ये क्या है? रीहीटिंग, रीहीटिंग। 1 से 4 से 1 पंप, 1 to 2 बॉयलर, 2 to 3 टर्बाइन 1, 2 to 2 डबल डैश रीहीटिंग, 2 डबल डैश 2 3 स्टीम टर्बाइन 2, है ना, स्टीम टर्बाइन 2। और ये क्या है? टर्बाइन 1, डब्ल्यू टर्बाइन 1। ये क्या है? कंडेंसर, हीट रिजेक्शन कंडेंसर। तो आपको पूछा है रीहीटिंग कहाँ है, तो 2 से लेकर के 2 डैश से लेकर के 2 डबल डैश। करेक्ट आंसर इज सी, आसान है। कंसिडर द बिलो टीएस डायग्राम ऑफ द रैंकाइन साइकिल विद रीहीट, विच कंडीशन कैन इंप्रूव द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल स्लाइडली? कौन सी कंडीशन है जो एफिशिएंसी को बढ़ाएगी? यहाँ पे मीन टेम्परेचर की बात हो रही है ना, मीन टेम्परेचर। तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस इन रीहीट साइकिल विल इंक्रीज। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हीट एडिशन प्रोसेस हो रहा है बॉयलर में, 1 से लेकर के 2 तक जो हीट सप्लाई हो रही है वो बॉयलर में हो रही है। और यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और इस पॉइंट पे मैंने टेम्परेचर ले लिया, दिस इज 350 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मीन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मीन टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पर मीन इसका टेम्परेचर देखते हैं, तो मीन टेम्परेचर जो होगा दैट इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बात मेरी आपको क्लियर होगी, क्यों? 350 प्लस 50, 400 डिवाइड बाई 2, मीन टेम्परेचर 200। अब रीहीटिंग की बात करें, रीहीटिंग, और यहाँ पे सपोज टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर तो है कितना? 350 डिग्री सेंटीग्रेड।
और इन दोनों का समेशन करोगे 300, 400, 500। 500 तो मीन टेम्परेचर कितना हो गया? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस 250। तो मीन टेम्परेचर 250 हो गया यहाँ पे। टी मीन इज 250 डिग्री सेंटीग्रेड। बात आपको क्लियर होगी। तो रीहीटिंग की वजह से मीन टेम्परेचर ऑफ रीहीटिंग की वजह से मीन टेम्परेचर बढ़ेगा और इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, न कि मतलब बॉयलर में हीट एडिशन की वजह से। तो देखें, द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द प्रोसेस 1 to 2 शुड बी हायर देन द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस। नहीं, मतलब 2 डैश से लेकर के 2 डबल डैश तक का जो मीन टेम्परेचर है, ये 1 से लेकर के 2 तक की जो प्रोसेस है उसके मीन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। जहां पे भी हो वो सही होगा। द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस इन प्रोसेस 2 to 2 डैश शुड बी हायर होना चाहिए देन द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस 1 to 2। करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 58, द रीहीट साइकिल अलाउज स्टीम पावर प्लांट टू यूज। रीहीट साइकिल शायद मैंने यहाँ पे ऐड करी है, ये रही। रीहीट साइकिल से क्या होगा? टू यूज हायर प्रेशर रेशो। हायर प्रेशर रेशो यूज करने के लिए हेल्प करता है। टू मेंटेन रिक्वायर क्वालिटी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन। टर्बाइन के एग्जिट पे क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। देखो, रीहीटिंग की वजह से, ये रीहीटिंग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस रीहीटिंग की वजह से हाई प्रेशर भी हमें मिल रहा है। मतलब टरबाइन में फिर से, मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट रखा है लेकिन उस कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर हमने बढ़ा लिया। तो हाई प्रेशर रेशो हम इसमें यूज कर लेते हैं। और दूसरा, मेंटेन कर लेते हैं क्वालिटी जो टरबाइन के एग्जॉस्ट पे जो हमें रिक्वायर्ड है। टू इंक्रीज दी टरबाइन वर्क। टरबाइन का वर्क भी बढ़ रहा है। अगर एक बार में टरबाइन का वर्क देखोगे तो एच, मतलब ये कहने का मतलब है H2 माइनस H3 डैश इज लेस देन W, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं इज लेस देन H2 माइनस H2 डैश प्लस प्लस H2 डैश माइनस H3। बात आपको क्लियर है? ये ग्रेटर होगा, है ना, तो टरबाइन का वर्क बढ़ जाएगा। इसमें एक ही टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और रीहीटिंग की वजह से 2 टरबाइन ने वर्क चालू कर दिया। करेक्ट आंसर इज डी। इसमें ये क्वेश्चन लाने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि आपको पता रहे कि रीहीटिंग की वजह से क्या क्या एडवांटेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन टीएम इन रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल में जहां जहां भी हीट एडिशन होती है वहां के मीन टेम्परेचर की बात हो रही है। कैन बी इंक्रीज्ड बाय। मीन टेम्परेचर को किस कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये बताएं। तो देखिए, ये डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो इसमें 1 से लेकर के 2 तक जो है वो क्या है? बॉयलर। 1 से 2 क्या है? बॉयलर। बॉयलर। और 2 से लेकर के 2 डेज तक ये क्या है? रीहीटिंग, रीहीटर, रीहीटर। ओके, तो ये 2 जगह है। मीन टेम्परेचर का मतलब क्या है? हीट एडिशन प्रोसेस में टेम्परेचर्स का एवरेज। जैसे यहाँ पे मैंने टेम्परेचर ले लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड और सेचुरेशन कंडीशन में यहाँ टेम्परेचर ले लिया इस पॉइंट तक, मतलब इसको बोल दिया पॉइंट ए। यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया सपोज 350 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? इस पूरी लाइन पे यहाँ पे मैंने टेम्परेचर ले लिया है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या 450 कर लेते हैं इसको, 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझिए, है ना। अब आपको क्या बोलता है कि रीहीटिंग ऑफ स्टीम, इंक्रीज सुपर हीटिंग, इंक्रीज बॉयलर प्रेशर, इन तीनों पे आपको जज करना है। देखो, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द बॉयलर। बॉयलर ये यहाँ तक है, बॉयलर ए तक है बॉयलर। बॉयलर के बाद ये जो है ये क्या है? सुपर हीटर। ये क्या है? सुपर हीटर। सुपर हीटर, सुपर हीटर और बॉयलर। बॉयलर में अगर हम 1 से लेकर के ए तक हीट एडिशन करते हैं तो बॉयलर का मीन टेम्परेचर क्या आएगा? मीन टेम्परेचर ऑफ बॉयलर यहाँ लिखता हूँ मैं, मीन टेम्परेचर ऑफ बॉयलर, बॉयलर इक्वल्स टू हो जाएगा 350 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सिमिलर मीन टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटिंग, सुपर हीटर, सुपर हीटर की बात जब आप करते हैं तो सुपर हीटर कहाँ से है? 450 एंड 350। तो कितना हो गया? 450 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2,
4 प्लस 3 7 800 इक्वल्स टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीटर है ना। और मीन टेम्परेचर ऑफ रीहीटर रीहीटर की वजह से रीहीटर का ये कोई टेम्परेचर हम ले लें इनके बीच में, तो सपोज 300 तो नहीं 250 ले लेते हैं, ये टेम्परेचर सपोज 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुल मिलाकर के 250 से 450, 250 प्लस 450 डिवाइडेड बाई 2 437 350 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझे आप? देखो मीन टेम्परेचर ऑफ बॉयलर कितना आया 200, सुपर हीटर 400, रीहीटर 350। तो कहने का मतलब है कि मीन टेम्परेचर आप कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, रीहीटिंग करके यस बढ़ा सकते हैं, सुपर हीटिंग करके यस बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज दी प्रेशर रेशो बिटवीन विच द साइकिल इज वर्क, प्रेशर रेशो बढ़ाओगे, ये कोई प्रेशर है सपोज, इस प्रेशर को और बढ़ाओगे, ये बढ़ा दिया आपने प्रेशर बढ़ाने की वजह से भी तो मीन टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, समझ रहे हैं? तो तीनों ही है और भी अबव, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखें, the efficiency of superheat Rankine cycle is higher than that of simple Rankine cycle। सुपरहीट रैंकिन साइकिल से ज्यादा एफिशिएंसी होती है, क्यों होती है? यह सुपरहीट साइकिल है ना। ये अगर आप इसको सुपरहीट नहीं करते हैं तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी साइकिल। 1 2 दिस इज 0.3 और ये सीधी लाइन अगर आप नीचे ड्रॉ कर देते हैं 4 और यहाँ 4 डैश और ये हो गया 3 डैश। तो सुपर हीटिंग की वजह से साइकिल हो गई 3 डैश टू 4 डैश, और सुपर हीट नहीं करते तो 3 से 4 स्ट्रेट लाइन आती, मेरा हाथ टेढ़ा हो गया। द एंथैल्पी ऑफ मेन स्टीम इज हायर फॉर सुपर हीट साइकिल, फॉर है यहाँ पे हायर फॉर सुपर हीट। द एंथैल्पी मतलब सुपर हीट रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी नॉर्मल या सिंपल रैंकिन साइकिल से ज्यादा क्यों होती है? मतलब पूछ रहा है कि 1 2 3 डैश 4 डैश 1 की एफिशिएंसी 1 2 3 4 से ज्यादा क्यों होगी? द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस है ना, हीट एडिशन प्रोसेस इज हायर फॉर सुपर हीटिंग, यही क्वेश्चन का आंसर है। मीन टेम्परेचर अभी तो बताया कि सुपर हीटिंग की वजह से मीन टेम्परेचर बढ़ जाता है, करेक्ट आंसर इज बी है ना। रीजन के साथ में आपको सारा एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ तसल्ली से। जिसको मान लो लगता है कि खाली आंसर चाहिए तो वो वीडियो को नेक्स्ट मतलब 10-10 सेकेंड जो है इंटरवल पे उसको फास्ट फॉरवर्ड करते जाए, जिसको समझना है वो समझ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 61 है ना। ये हमने देख लिया अभी कि सुपर हीटिंग की वजह से मीन टेम्परेचर, मतलब अगर सुपर हीटिंग नहीं करते तो मीन टेम्परेचर ये रहता, सुपर हीटिंग कर दी तो मीन टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ गया। ओके, रीहीटिंग 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, रीहीटिंग ऑफ स्टीम अंडर आइडियल कंडीशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट। रीहीटिंग कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है। अगर इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ऐसे ही बनेगी लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, प्रेशर कांस्टेंट है ना। इस लाइन को बढ़ाओगे प्रेशर कांस्टेंट, बात मेरी आपको क्लियर होगी। तो ये पूरी लाइन क्या है? प्रेशर कांस्टेंट, और ये प्रेशर कांस्टेंट किसका है? रीहीटर का। रीहीटर का ये प्रेशर है ना, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो रीहीटर के अंदर जो हम हीट एडिशन करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 62, रीहीट साइकिल इन स्टीम पावर प्लांट इज यूज्ड इसके लिए यूज होता है रीहीटिंग, यूटिलाइजिंग द, मैंने डायग्राम डाल रखा है हाँ, यूटिलाइजिंग दी फ्लू गैसेस मतलब जो बॉयलर में यूज्ड गैसेस हैं वो चिमनी में जाती हैं तो वेस्ट ना हो तो उसको दोबारा हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ये एक रीजन हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये भी है, ये भी सही है ना, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। लेकिन 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, सो करेक्ट आंसर इज बी। रीहीटिंग की वजह से थर्मल एफिशिएंसी विल इंक्रीज, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये दिमाग में आप उतार लें, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 63 देख लें, द रीहीट साइकिल इन स्टीम पावर प्लांट इज मेनली एडॉप्टेड। अभी तो क्या है क्वेश्चन, रीहीट साइकिल से थर्मल एफिशिएंसी, इंप्रूव थर्मल एफिशिएंसी, ये तो बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन द लो प्रेशर स्टेज टू द सेफ वैल्यू, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मॉइस्चर, डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन द लो प्रेशर स्टेज टू अ सेफ वैल्यू, यहाँ पे कोई ऐसा ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है लेकिन होगा नहीं। डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर की कैपेसिटी तो रीहीटिंग की वजह से बढ़ जाती है,
है ना, मतलब ज़्यादा बड़ा कंडेंसर लगाना पड़ेगा, तो ये तो आंसर ही गलत हो गया। रिकवर द वेस्ट हीट, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन जब भी आपके पास दो में से एक ऑप्शन चूज करना हो तो थर्मल एफिशिएंसी पे जाएंगे, वेस्ट हीट की रिकवरी पर नहीं जाए। वेस्ट हीट को यूटिलाइज करें, बॉयलर से जो वेस्ट गैसेज जा रही हैं चिमनी की तरफ, उन गैसेज को यूटिलाइज कर सके हम, ये भी रीहीटिंग का एक पर्पस होता है, लेकिन मेनली हम थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रीहीटिंग करते हैं। और उन एग्जॉस्ट गैसेज में उतना टेम्परेचर होना चाहिए कि वो रीहीट कर सके, है ना, स्टीम को रीहीट कर सके, ठीक है, सफिशिएंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है आपका मतलब ए और डी दोनों हो सकते हैं, ए एंड डी। ऑप्शन ए इज मोर एक्यूरेट, है ना, तो आंसर ए पर हम जाएंगे, इंप्रूव दी थर्मल एफिशिएंसी। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने रीहीटिंग तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं रीजनरेशन वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ।